अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। शहनाज़ीन मुल्क दुश्मनों की जानिब से एक और बुज़दिलाना वार किया गया। बाजोड़ में JUIF का वर्कर्स कन्वेंशन जारी था कि इसी दौरान एक खुदकुश धमाका किया गया, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 54 अफराद शहीद हो चुके हैं, 90 से जायद जख्मी हैं, जिनमें से 15 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सरबराह CTT की जानिब से ये बताया गया है कि जो भी इसमें मुलव्विस दहशतगर्द हैं उन तक हम पहुँच चुके हैं और तहकीकात की जा रही हैं। जल्द ही मजीद इस हवाले से जो तहकीकात का दायरा कार है वो वसी कर दिया जाएगा और जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनकी शनाख्त कर ली जाएगी। एक हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की एक नई लहर सर उठाती हुई हमें दिखाई दे रही है। इससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि एक खैबर में एक ज़ेर तामीर मस्जिद को निशाना बनाया गया था, वहाँ पर भी खुदकुश धमाका किया गया था। फिर हमने कल देखा कि बाजोड़ में वर्कर्स कन्वेंशन जारी था JUIF का, वहाँ पर खुदकुश धमाका किया गया है। तो यकीनन ये एक तशवीशनाक बात तो है कि दहशतगर्दी की एक नई लहर सर उठा रही है, लेकिन हमारी फ़ौज, हमारी हुकूमत और आवाम सीना से पर इससे दहशतगर्दी की जो नई लहर है उसके सामने हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं और कभी भी दहशतगर्द अपनी मसमूम कार्रवाइयों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा आज गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि आइंदा आने वाले महीनों में जो है वो महंगाई में कुछ कमी भी वाक़ई होगी। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। 2 साल बाद आज हमने देखा है कि 100 इंडेक्स 48,000 की सतह को उबूर कर गया है। वज़ीर ख़जाना ने भी इस यकीन का इजहार किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो हमारी मईशत है उसके हालात बेहतर हो जाएंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पाक चीन दोस्ती का जिक्र भी आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आए हुए हैं। आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। वो आज वज़ीर आज़म हाउस भी गए, जिसमें अहम जो अमूर थे उन पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इन मनसूबों की अहमियत क्या है इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि जो यह CPEC का जो यहाँ पे मनसूबे चल रहे हैं उसको दूसरे मरहले के तहत एक नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। तो इसकी अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है, इसमें कामयाबी के इम्कानात कितने हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिर आज हमने ये भी देखा कि FBR कस्टम्स में 5 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जो दरामदी अशिया हैं उन पर मुकम्मल टैक्स वसूल न करने से 3 अरब 52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कीमती सामान बर्बाद हो गया, जिनमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ शामिल है। एक तो हम देख रहे हैं कि मुल्की मईशत वैसे ही मुश्किल हालात से गुजर रही है, उस पर ये लापरवाही, ये करप्शन कितनी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसके ज़िम्मेदारों का तयन हो सकेगा और क्या ये रिकवरी हो सकेगी, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा फ़रज़ाना तशद्दुद केस की आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि उसे वेंटिलेटर पर भी मुंतकिल किया जा सकता है और आइंदा आने वाले जो 24 घंटे हैं वो अहम हैं। दूसरी जानिब जो मुबैना मुलजिमा है वो 1 अगस्त तक ज़मानत पर है। तो इंसाफ फराहम हो किया जाएगा, क्योंकि कल वज़ीर आज़म ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। कहाँ तक तहकीकात पहुँची हैं इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आज भी अपनी जगह बरकरार हैं। MQM की जानिब से ऐलान किया गया है कि कराची की आबादी को 3 करोड़ से कम गिना गया तो उसे कबूल नहीं करेंगे। तो आइंदा इलेक्शन होने हैं, आइंदा होने वाले इलेक्शन जो हैं वो सबके लिए काबिल कबूल होंगे और क्या वो शफ़ाफ होंगे और नई मरदमशुमारी के तहत होंगे या पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे, और अगर होंगे तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। ये आज के टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ इस्लामाबाद। मुनव्वर भट्ट ब्यूरो चीफ़ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं और इम्तियाज़ खान फरहान साहब ब्यूरो चीफ़ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुनव्वर आप बताइएगा, चीन के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हुए हैं, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि एक नए मॉडल के तहत जो है वो CPEC को आगे बढ़ाया जाएगा। कामयाबी के इम्कानात आप कितने देख रहे हैं और अहमियत क्या है? देखिए, ये पाकिस्तान की तरक्की अब CPEC के साथ जुड़ी हुई है। दुनिया ने पाकिस्तान को पैसा देने वाला मामला ना वो बहुत अरसे से ख़त्म किया हुआ, और हमारी प्रोडक्ट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं कि हम अपनी एक्सपोर्ट के ज़रिए अपने जो लॉसेस हैं उनको पूरा कर सकें। तो ये CPEC
कि इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को न सिर्फ संभाला देगी, बल्कि अगर आप देखें तो ये इसके मुल्क की मईशत पर भी बड़े अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। इससे ये सी पैक बनने का जो प्रोजेक्ट है, ये अगर इसके अंदर पिछले 4 साल 5 साल अगर रुकावट ना आती तो शायद आज हमारे माली हालात बिल्कुल भी मुख्तलिफ होते। लेकिन शायद अनफॉर्चुनेटली इस तरह का नहीं हुआ। एक रजीम चेंज का जो एक प्लान बना था, उसके ज़रिए ये सी पैक सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला प्रोजेक्ट था। अब अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत और इदारों को इस बात की समझ आ गई कि हमें सी पैक को आगे लेके चलना ताकि मुल्क तरक्की कर सके, और ये सी पैक की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की होगी। इस टाइम पे जो नए प्रोजेक्ट में जो जहाँ तक हमें इतलात मिली है, तो उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और शाहरा कराक्रम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। ये शाहरा कराक्रम पाकिस्तान और चाइना को ज़मीनी रास्ते से जोड़ने का वाहिद रास्ता है। वहाँ पे चाइना की हुकूमत वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है और यहाँ पे मुसलसल तरक्याती काम जारी रहते हैं, और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ये अगरचे इस पे हमारे हमसाया मुल्कों को भी मसाइल है, उनके इतराज़ात भी हैं, लेकिन हमें तमाम इतराज़ात को रद्द करते हुए आगे बढ़ना है ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। और ये सी पैक का जो नया प्रोजेक्ट, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके कि ये ग्वादर पोर्ट को हमें जो रशियन स्टेट से वहाँ तक लेके जाना है रोड के ज़रिए, और ज़मीनी रास्ते के डेवलप करके तो तजारत शुरू करनी। तो ये उसके नतीजे में जो पाकिस्तान में तरक्की होगी और जो पाकिस्तान में सरमाया आएगा, वो बहरहाल पाकिस्तान के जो मसाइल है, माली मसाइल, उनको हल करने के लिए बड़ा अहम होगा। ठीक है, इम्तियाज साहब, आप क्या समझते हैं? पहले तो हमने देखा कि सी पैक में रुकावटें आती रही हैं, इस बार आपको कामयाबी के कितने इम्कानात नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तजर्बा हासिल हो गया है। गुज़िश्ता 3-4 साल जो इस पर ना होने जैसा काम था, तो उस तजर्बे की बुनियाद पे मैं समझता हूँ आने वाली कोई भी हुकूमत हो, वो भी, और जो इदारा है मुनज़्ज़म इदारा, वो भी शायद अब कोई कोताही या तो बर्दाश्त नहीं करेगा या बिल्कुल होने किसी तरह नहीं देगा। क्योंकि माजी में इसको टेक ओवर किया गया था, आपको याद होगा, इसकी सिक्योरिटी का पूरा प्लान। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हमारे पाकिस्तान के समंदरों में 60 या 62 ममालिक की एक जो नेवल एक्सरसाइज थी, वो भी हुई थी और बड़ी सक्सेसफुल रही थी। वो हमने भी पार्टिसिपेट किया था उसमें, जिसका मकसद यही था कि जब ये ग्वादर पोर्ट और दूसरे पोर्ट, देखिए सिर्फ हम ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं, लेकिन आपका ये बिन कासिम पोर्ट, ये कराची पोर्ट, फिर दरमियान में जेटीज़ जो हैं, ये भी बहुत फंक्शनल उस वक्त हो जाएगी। इन सब की सिक्योरिटी कैसे होगी, उसके ऊपर एक एक्सरसाइज हुई थी। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसके बाद सारा काम एक तरह से ठप होकर रह गया और सारा आगे नहीं बढ़ा था। अब ये दोबारा जो 10 साल मुकम्मल हुए, 2013 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। नायब वज़ीर आज़म जो चाइना के हैं वो मौजूद हैं। 6 से ज़ायद हमारे यानी कि एग्रीमेंट्स हो गए और याददाश्त पे दस्तखत होते हैं। ये एक बज़ाहिर नज़र आता है, लेकिन देखें नायब वज़ीर आज़म का, इसमें भी बाज़ लोग बातें कर रहे हैं कि जनाब नायब वज़ीर आज़म, अरे वहाँ का अगर कोई भी नुमाइंदा भी आएगा तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट से लेके निचले लेवल तक सबसे ब्रीफिंग के बाद वो एक नुमाइंदगी के लिए आता है बंदा। और ये एक, जैसे भट्ट साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक है, अब हम इससे जुड़े हुए हैं। इससे हम अब देखें 3-4 वाक़यात हुए। अभी नायब जैसे वज़ीर आज़म आए चाइना के, ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो आपने देखा कि चंद महीने पहले की बात है कि हम बॉर्डर पे, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे थे, 100 मेगावाट हमें ग्वादर के लिए मिला है और वहाँ पे हमारा एक मार्केट का आगाज़ हुआ है। और ये सारी चीज़ें खामखा नहीं है। और चाइना की आप देखें कि चाइना की लेगेसी कह लें या उसकी एक जो बैकडोर डिप्लोमेसी कह लें, उसकी वजह से पाकिस्तान, ईरान, टर्की, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे के सारे आपस में एक लाइन जुड़ती हुई आगे की जानिब जा रही है। और रशिया, आज जो रशिया के मुंह से फूल झड़ रहे हैं हमारे लिए, तो ये कोई ऐसे खामखा नहीं है। ये भी आपको याद होगा आसिफ जरदारी के दौर से, अगर आप 2013 से भी आप 8 से के बाद जब ये शुरू हुए थे मामलात, और उनका विजिट आसिफ जरदारी का, फिर नवाज शरीफ के विजिट हुए, तो वो इसी में आपस में जुड़े हुए थे। और ये सारी, अब जैसे L1 वाली बात हो रही है, अब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान की हुकूमत इसको कर नहीं सकी थी। अगर हमने पहले किया हुआ होता तो शायद ये मामला जो है वो और मज़ीद बेहतर होता। अब हमें कराची से लेके आगे जो टूवर्ड्स हमारी जितनी रेलवे लाइन है उसके ऊपर ये काम होना है।
तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा। फिर आप देखें कि आप जो आरसीडी हाईवे था, जो आरसीडी हाईवे के साथ साथ हम अपनी ये ट्रेन को भी फंक्शनल कर सकते हैं। ईरान वाला साइड है, ईरान से हम टर्की और पता नहीं कहाँ कहाँ तक रास्ता ये आता वहीं से। अच्छा, जैसे शारा कराक्रम है, शारा कराक्रम हमारा ज़मीनी रास्ता है और चाइना से बाई ट्रेन भी मुख्तलिफ तरीके से निकलते हैं। आज़ाद कश्मीर के बैंड से पूरा रास्ता है जो ये काजिकिस्तान और ये सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है, जो ईरान से भी जाकर मिलता है। ज़्यादा तरक्की का कोई भी काम हो, जो इस वक्त रिक्वायर्ड है वर्ल्ड वाइड, दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है कि ये चाइना ने जुड़ना है, और चाइना अभी भी बिजनेस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चाइना इसके बगैर कोई काम नहीं, काम कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से उसकी बहुत सारी चीज़ों की जो मार्केट वैल्यू है, हाँ, उसमें यानी मार्केट वैल्यू वही रहेगी, उसकी जो कास्ट है उसके अंदर बहुत सारी कमी आ जाएगी। जो ट्रैवलिंग के हवाले से कह लें, जो एक ट्रांजैक्शन होती है, इधर से सामान उधर लेके जाना, और पूरा वन रोड वन बेल्ट वाली जो एक सिस्टम आएगा। इकोनॉमिक जोन हमारा सेकंड फेज था, एक फेज और इसका बाकी है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, अब ये सेकंड फेज है जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम इसको नए मॉडल के साथ, नए अंदाज के साथ करेंगे, जिसमें रतो डेरो का नाम आ रहा है इस वक्त। कि रतो डेरो वाला जो मामला है, रतो डेरो ग्वादर से कराची और रतो डेरो, अगर ग्वादर को बीच में लाएं तो एक तरह से ये एक पूरा नेक्सस बनता है हमारा। यानी तो ये काम कामयाबी के इम्कानात हमें बहुत ज्यादा, और अगर कहीं भी हो तो इसके ऊपर भी कोई एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है काशिफ, आप तो शहरी इक़्तिदार में हैं, चीन के नायब वज़ीर आज़म भी वहाँ पर मौजूद हैं, बताइएगा ज़रा उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी, क्या नए मंसूबे शुरू होने जा रहे हैं, और इसकी अहमियत क्या है सीपैक की हमारे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि चीन के नायब वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने एक बड़े हैवी वेट डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे मुफाहमत की यादाश्त पे दस्तखत हुए हैं। और इस वक्त भी एक तकरीब जो है वो कन्वेंशन सेंटर पे जारी है, जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, और वो तकरीब जो है वो सी पैक के 10 साल जो टाइम मुकम्मल हुआ है उसके ऊपर ये तकरीबात जारी हैं। अब अगर 10 साल सी पैक प्रोजेक्ट की तकरीबात हो रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 2013 में सी पैक को बाकायदा तौर पे ऑपरेशनलाइज करने की तरफ हमने कदम रख दिया था। तो जो उस वक़्त की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आप उसको बुरा भला कहें, कुछ कहें ना कहें, लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो है उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ, भले स्लो हो गया भले तेज हो गया, सी पैक को कंटिन्यू किया। ये एक अलहदा बहस है कि सी पैक जो तहरीक इंसाफ के दौर में स्लो क्यों हुआ, उसमें कोविड की क्या वजूहात थी या कोई और वजूहात थी, लेकिन वो बहरहाल ग्रेजुअली चलता रहा। सी पैक जितना पाकिस्तान के लिए जरूरी है इतना ही चाइना के लिए जरूरी है। अब सी पैक के हवाले से हम अपने आम फहम लोगों को अगर बताएं कि सी पैक में मसला ग्वादर पोर्ट नहीं है, मसला यह है कि ग्वादर पोर्ट से जब आप बारास्ता बजरिया रोड आप जब उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए और इस तरफ रशियन स्टेट की तरफ जाएंगे तो आप देखिए कि आपकी मोबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, आपकी इकोनॉमी जो है कितनी बूस्ट करेगी। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में प्रॉक्सीज हैं, इंसर्जेंसीज हैं, और जो दीगर ममालिक बिलखसूस इंडिया जो है वो यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करता है, इस तरह वो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करता है। उसकी एक वजूहात ये है कि पाकिस्तान जो है वो चीन ब्लॉक से निकल के, सी पैक से निकल के और इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है मैं समझता हूँ कि जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, मैं समझता हूँ सी पैक पाकिस्तान की इकोनॉमी की शाहरग है। और अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को सी पैक ने बूस्ट देना है और सी पैक से ही बूस्ट मिलना है, इसके लिए तमाम अस्करी इदारे, हमारी हुकूमतें, माजी की हुकूमतें सारी की सारी एक नुक्ते पर इकट्ठी हैं कि सी पैक को हमने मुकम्मल करना है और इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी करनी है, जिसके लिए हमें जरूरी बात है कि तकालीफ का भी वो है। और इस जो इम्पोर्टेंट चीज है, चीन की तरफ से हमें एड से ज्यादा ट्रेड की तरफ जो है ना वो लेके जाया जा रहा है, कि बजाय इसके कि हम किसी से कोई $2 अरब ले लें, फिर उसको वापस करने की टेंशन में आ जाएं, फिर उसके सूद के ऊपर टेंशन में आ जाए या माफ कराने की टेंशन पे आ जाए, सी पैक हमें ट्रेडिंग की तरफ लेके जाएगा। सी पैक से हमें जो ट्रेड हासिल होगा उससे हमारी इकोनॉमी नेचुरल तरीके से ग्रो करेगी, ना कि कर्जों की वजह से अननेचुरल तरीके से ग्रो करे। सो मैं ये समझता हूं कि ये एंडोर्समेंट है चाइना की तरफ से कि वो सी पैक के प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के साथ पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल क्लियर है
क्लियर हेडेड है और पाकिस्तान के साथ सी पैक के समेत दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी काम होगा। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है मिनरल की समिट जो 1 अगस्त को यहाँ पे पाकिस्तान में एक हो रही है। माइंस एंड मिनरल्स की जो समिट है इसमें भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है और इसमें भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद ये होगा कि ये जो है ये एक स्कूप बनेगा पाकिस्तान के लिए। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है, जो पाकिस्तान को एक सादी तौर पे वेंटिलेटर से उतारना नहीं चाहते, उन्होंने जिन्होंने हमें पिछले $1 अरब के लिए वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, उनके लिए बहरहाल ये परेशान कुन बात है। और मैं ये दुआ गो हूं कि हमारी आने वाली हुकूमतें, हमारे अस्करी इदारे और सी पैक के ऊपर एक मुस्तकिल मिजाजी से इसी तरह खड़े रहे तो अगले 10 साल बाद इस पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो खुशहाल तरीन इकोनॉमी और हमारा जो कशकोल जो हम लिए फिरते हैं वो भी टूट जाएगा। बिल्कुल टूट जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एफबीआर कस्टम्स में करप्शन के तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दरामदी अशिया पर मुकम्मल टैक्स वसूल ना करने से 3 अरब 52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एफबीआर कस्टम्स में 5 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है और क्या जो नुकसान हुआ है उसका अजाला हो पाएगा, इस पर बात करेंगे। इम्तियाज साहब, आपको क्या लगता है कि अजाला मुमकिन है? अगर आपने रिपोर्ट देखी हो तो इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान का बताया गया। शुमाइला 3 अरब रुपए एफबीआर के लिए कुछ भी नहीं है। या आप ये समझ लें कि खाने के बाद जो आप वो यूज़ करते हैं ना कि दांतों में कुछ चीज़ फंसी है निकाली, वो अगर सिर्फ एफबीआर को ही सही कर लिया जाए तो ये बिजली के बिल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। माजी में ऐसा हुआ है कि एफबीआर को आप सबसे ज़्यादा, हम सियासतदानों के पीछे पड़ते हैं ना, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इदारा जो है पाकिस्तान के लिए वो एफबीआर है और सबसे ज़्यादा अहम और अच्छा इदारा भी एफबीआर है। अगर एफबीआर को सुधार दिया जाए तो आप समझें कि कोई, आप होटल में मामूली खाना खाने जाते हैं फैमिली के साथ, 3-3.5 हज़ार का बिल बनता है, उसके अंदर 400 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये टैक्स काटा जाता है। आप मिठाई लेने के जाते हैं कहीं, किसी को पेश करने के लिए, ग्रोसरी खरीदने के लिए जाते हैं, आप देखें कि हज़ारों के ऊपर सैकड़ों रुपये कट रहे होते हैं, भी हासिल नहीं होता, हदफ नहीं हासिल होता। वहां से सिर्फ एक कोई जो बड़ा हमारा ग्रोसरी स्टोर है ना, अगर वहां की इनकम हम रखें कि जो मुझसे और आपसे लिए गए उसमें से सबमिट कितने हुए, अगर ये एफबीआर वाले लॉयल्टी ये पाकिस्तान की एफबीआर बन जाए ना, तो आप समझ लें पाकिस्तान में ये बिजली के बिल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के बिल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इनके पास सबकी चीज़ें होती हैं, सबका रिकॉर्ड होता है, और जब कोई सियासतदान कोई काबू नहीं आ रहा होता तो यही फाइलें मुझे और आपको और दूसरे लोगों को देकर उनको काबू करते हैं। तो ये 3 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। बात यही आ रही है कि माजी में हुआ था, मुझे शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर याद है कि जब उस गवर्नमेंट में भी यही हुआ था कि एफबीआर को यानी रिव्यू किया गया, एफबीआर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ ला गए। शब्बर जैदी है ना, शब्बर जैदी साहब का आप इंटरव्यू सुन रही हैं गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दरमियान, उससे पहले भी 7-8 माह पहले हुआ था। उसमें सारी चीज़ें बिटवीन द लाइन भी मौजूद है, ऑन द लाइन भी मौजूद है कि उन्होंने सारी चीज़ें बताई। तो ये हमारा सबसे बड़ा इदारा यही है एफबीआर, सारी चीज़ें इसके अंदर। ये 3 अरब रुपए तो कुछ भी नहीं है। आप ये पूरा हाईवे पे जाएंगे ना, जो कराची सुपर हाईवे पे जितने आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, यहीं से करोड़ों रुपए रोज की आमदनी है, मगर सबमिट कितने होते हैं। आप बिजली के बिल और बहुत से मेरे और आपके ऊपर ये ताना है कि पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते हर चीज़ पे। इवन ये कि अभी मैं बच्चों के लिए जब संडे होता है या छुट्टी वाला दिन, आप या रिश्तेदार घर पे आए हों तो आप सिर्फ हलवा पूरी का नाश्ता लेने जाए ना, तो उसके ऊपर टैक्स ले रहा होता है वो, आगे नहीं जा रहा। तो मुझ पे ये इल्ज़ाम है कि मुझ पे, आप पे, हम सब पे कि जनाब हम टैक्स नहीं देते। एक एक चीज़, बच्चे के कोर्स तक के ऊपर तो टैक्सेस हम देते हैं। तो अगर ये एफबीआर वाला इदारा ये रिपोर्ट की देखे, तहकीकात होंगी, फिर साइड में हो जाएंगी, फिर आगे चले जाएंगे, 3 अरब रुपए वगैरह कोई नहीं, एक एक कंटेनर के ऊपर एग्जामिन इन्होंने करना है, एग्जामिन इन्होंने करना होता है सारी, आप जो होता है मामला। तो मैं ये समझता हूँ कि एफबीआर को जिस दिन एफबीआर पाकिस्तानी हो गया, और एफबीआर सबकी बात नहीं, जो बड़े अच्छे भी बैठे हुए, लेकिन अगर इन्होंने पाकिस्तानी बन के अगर एक्शन लेना शुरू कर दिया तो सिर्फ इनकी आमदनी से ही पाकिस्तान चलेगा, आपको किसी IMF और किसी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है मुनव्वर, आपको क्या लगता है इस कदर लापरवाही, करप्शन, नज़रअंदाज करना, इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों ये इदारा इस कदर लापरवाही का शिकार है? क्यों इस पर गिरफ्त मजबूत नहीं की जा रही है?
देखिए, ये शब्बर जैदी साहब से मैं मामला शुरू करूंगा। वो उन्होंने बता दिया था कि जब ज़राई टैक्स लगाने गए तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए। जब वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी केपी में, उनकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया तो 40-45 एमएलए वहाँ पे आ गए। तो ये वाली चीज़ तो है। इसको जब तक आप एफबीआर को इंडियन एफबीआर की तरह आप फ्री एंड फ्री नहीं करते, तब तक ये मसाइल हमारे रहेंगे। आप इस इदारे को इंडिपेंडेंट कर दें, ऑटोनॉमी दे दें और इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दें कि ये जहाँ पे इसको इलीगल एक्टिविटी की इत्तला मिलेगी, ये उस वहाँ पे कार्रवाई करने का मिजाज होगा, तो यकीनी तौर पे इसके बहुत अच्छे असरात सामने आएंगे। सही। अभी मैं यहाँ पे लाहौर में बैठा हूँ, तो यहाँ पे ईरानी पेट्रोलियम दस्तयाब है और वो 10-20 रुपए लीटर सस्ता मिलता है। तो वो ईरान से पेट्रोल के जो टैंकर चले हैं वो लाहौर तक पहुँचे हैं, जब ही वो सस्ता बेच रहे हैं ना। इसी तरह इम्पोर्टेड गाड़ियाँ वो यहाँ पे लाहौर में दस्तयाब हैं। एजेंट्स आते हैं, वो आपसे रकम तय करते हैं, उसके बाद गाड़ी यहाँ पे डिलीवर करके चले जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ट्विटर पे देख रहा था तो एक कॉन्वॉय चल रहा था जो कि ईरान से स्मगल शुदा आइटम्स और तेल लेके जनाब वो आ रहे। तो हमारे इदारे वहाँ पे है या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, या उनकी कनाइवेंस है। तो जब तक वो बात वही कि जब तक हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे और ये एफबीआर को खुद मुख्तार नहीं किया जाएगा कि उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दे, तो फिर यकीनी तौर पे चंद सालों के अंदर पाकिस्तान की जो शक्ल है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी। और हमारी इकोनॉमी रजिस्टर्ड होने के सूरत में हमें ना किसी को से कर्जा लेने की ज़रूरत है, ना कोई दूसरा काम करने की ज़रूरत है। हमारा अपने इतना टैक्स, हमारा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है कि हम मुल्क की मईशत जो है उसको न सिर्फ मुस्तहकम कर सके बल्कि इसको बढ़ावा भी दे सकते हैं और अवाम भी खुशहाल होंगे। ठीक है। मसला ये है कि मैं आप जो हमारे जो तनख्वाहदार तबके के लोग हैं, वो हर जगह पे जो हमारा कंज्यूमर है वो तो टैक्स पे कर रहा है, लेकिन जितने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है क्या वो टैक्स दे रहे? बिल्कुल। जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वो टैक्स दे रही हैं। ये एक टबैको की वो इंडस्ट्री के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन का मामला है, तो उन्होंने कहा हुकूमत निकल जाएगी, हम ये इसको नहीं होने देंगे। तो ये इस तरह के मामला जब तक रहेंगे तो फिर पाकिस्तान वो इसी तरह जो है फेस करेगा और अवाम पिसती रहेगी। लेकिन अगर आपको मुल्क की जो खुशहाली चाहिए तो फिर आपको हर सूरत एफबीआर को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, उसे एम्पावरमेंट देनी पड़ेगी और उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। फिर जाके मुल्क की मईशत वो ना सिर्फ ग्रो करेगी बल्कि हम जल्द ही फिर जो खुशहाल मुल्क है उनमें भी शामिल हो सकेंगे। काशिफ, आपका भी यही ख्याल है जो तजावीज़ मुनव्वर साहब की जानिब से दी गई हैं, अगर वो उनको यहाँ शामिल कर लिया जाए तो ये इदारा बेहतरीन काम कर सकता है? अभी इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए करप्शन हो रही है। देखिए, बिल्कुल तजावीज़ तो भट्ट साहब की भी ठीक है, इम्तियाज़ फरहान साहब का भी दुखड़ा ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हमने सबसे पहले तो रूट काज देखनी है कि ये मसाइल हैं क्यों। ये 3-5 अरब रुपया है, ये तो आप यकीन करें कि आप ज़रा सिर्फ सर्वे करवाएं या सर्विलेंस करवा के देखें तो पता ये लगेगा कि एफबीआर में ऐसे बहुत सारे आपको अशखास मिल जाएंगे जो 3-5 अरब के तो मालिक होंगे। हाँ। ठीक है, अब मसला ये है कि एफबीआर हो या कोई भी इदारा हो, जब ये सारे इदारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड इदारे होंगे और पॉलिटिकली इनको कंट्रोल किया जाएगा और पॉलिटिक्स को इन इदारों से कंट्रोल किया जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि कैसे दुरुस्तगी होगी। जिन बातों का इंकशाफ शब्बर जैदी साहब ने किया, शब्बर जैदी साहब ने कोई अचंभे का इंकशाफ नहीं किया। मैं आपको बिल्कुल एश्योरेंस से ये बात कह रहा हूँ, शब्बर जैदी साहब बताएं, आए, मैं आपकी तवज्जो से उन्हें दावत देता हूँ हमारे प्रोग्राम में आके डिबेट करें, बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तो छोड़े मारे गोली, आज की हुकूमत में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे हैं। वो सिगरेट बेचने वाले, वो टैक्स बचाने वाले, वो टैक्स के लोगों को हटाने वाले आज भी ऐवान में बैठे हैं
और ये इतने ताकतवर लोग हैं, इन्होंने अपने साथ ब्यूरोक्रेट मिलाए हुए हैं और ब्यूरोक्रेट के जरिए सारा काम करते हैं। यहाँ पे चेयरमैन एफबीआर लगाने के लिए क्या पापड़ नहीं बेले जाते, यहाँ पे चेयरमैन पीसीबी लगाने के लिए क्या पापड़ नहीं बेले जाते, यहाँ पे चेयरमैन सीडीए के लिए क्या कुछ नहीं कहा जाता, चेयरमैन केडीए के लिए, सो यू नेम इट। सियासत का अमल दखल है, ठीक। देखिए असल मसला ये है कि हमने इन इदारों को बनाया है सियासत को कंट्रोल करने के लिए। आज जो आपसे इख्तलाफ करता है, आप एलडीए को कहते हैं जाके इनका घर सील कर दो, सीडीओ को कहते हैं इसकी घर की लीज कैंसिल कर दो, एफबीआर को कहते हैं इनको नोटिस भेज दो, एहसासे बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होली काउज हैं जिनको एफबीआर के डेटा अगर वो बाहर निकल आए कि उनके एहसासे क्या है और उनका टैक्स क्या है, तो उसके बाद लोगों को पकड़ के छोटे मुलाजमीन को नौकरी से फारग कर दो या उनको एफआईए उठा के ले जाती है कि जी आपने फलां साहब के एसेट्स क्यों दिए। मैं आपको लिख के देता हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को एक्सरसाइज कर लें या जो मर्जी कर लें, आप किसी 21वें 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट के एसेट निकलवा के दिखा दें एफबीआर से, एफबीआर आपके पीछे पड़ जाएगा, उल्टा आपके पीछे पड़ जाएगा, वो ब्यूरोक्रेट तो छोड़े। सो मसला ये है कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि ये 2-4 करोड़ जो लूले लंगड़े से तरीके से टैक्स भर रहे हैं लोग, वो 25 करोड़ या 22 करोड़ को पाल रहे हैं। सही। आप देखें फर्क कितना है कि 2-3 करोड़ 4 करोड़ जो टैक्स दे रहे हैं छोटे मोटे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको डाल लें बीच में, वो 4 करोड़ 25 करोड़ को पाल रहे हैं। काशिफ, आपको लगता है कि अगर सियासत के असर से निकाल लिया जाए इस इदारे को तो फिर बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सियासत से आपको निकालना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी अगर अब किसी शेप में आती नजर आ रही है ना आपको कि चाइना का डेलीगेशन आ रहा है, अभी टर्की का डेलीगेशन आ जाएगा, अभी फ्लाई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सऊदी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपके सियासी रजीम के ट्रस्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जी। ये आप गुमान निकाल दे ज़हन से, वो अस्करी रजीम की ट्रस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहां पे हालत यह है कि आपके सियासी अकाबरीन जो है उनको तो आपने खुद उठा के डिस्क्रेडिट कर दिया हुआ है। लोग गारंटी मांगते हैं, चाइना किसकी गारंटी पे पैसे देता है, अमेरिका किसकी गारंटी पे पैसे देता है। ये तो सच्चे आदमी है शहबाज शरीफ साहब। मैं कहूंगा बात तो शायद भट्ट साहब को बुरी लगे कि मैं तो कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने साबित किया कि वो नवाज शरीफ और जरदारी से बड़े लीडर हैं, कि उन्होंने सच बोला कि मेरे साथ मेरा हाथ बटाया इकानमी को सीधा करने के लिए मौजूदा आर्मी चीफ साहब ने। आप क्रेडिट दें कि इदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही है। साबिक वजीर आज़म भी आपकी सी पैक की गारंटी और सिक्योरिटी किसने उठाई हुई है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जब हमारा मफाद होता है तो हम इदारे के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, सिर्फ एक जुमला कि एफबीआर को खुदा का वास्ता है या तो इसका नाम चेंज कर दें या इसकी हैयत चेंज कर दें। अगर ये एफबीआर वाले आज ये तय कर लें कि इस मुल्क को खड़ा करना है और जो टैक्स ले रहे हैं वो हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं, तो यकीन करें कि हमें कर्जों के लिए कशकोल उठाने की जरूरत नहीं है। सही है जी इम्तियाज। मैं ये कह रहा था, काशिफ बोले ना शाहबाज, तो साबिक वजीर आजम ने भी साबिक आर्मी चीफ के लिए बहुत कुछ कहा था शुरू में। बाद में मैं तो कह रहा हूं क्या उस पे नहीं वो तो कहा ना भाई, वो उनके कांधों पे चढ़ के तो हुकूमत में आए और बाद में फिर उनको हद में तनकीद बना दिया। ये तो वतीरा है। इस तरह तो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा और फिर नवाज शरीफ ने बाद में क्या कहा, फिर भुट्टो साहब ने पहले क्या कहा, फिर भुट्टो साहब ने बाद में क्या कहा। इस डिबेट में जाएंगे तो इम्तियाज साहब बात बहुत आगे चली जाएगी। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर एक जुबान से हम किसी को अपना मोहसिन कहते हैं, अच्छा कहते हैं, हम कैसे उसको हदफ तनकीद बनाना शुरू कर देते हैं आवाम में, इसलिए कि वो बंदा बोल नहीं सकता। दूसरी काशिफ, मेरा ये हमेशा रहा है कि जिस तरह सियासतदानों से हर इलेक्शन के बाद ओथ लिया जाता है ना, ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं की पोस्ट पे जाएं, इनकी हर ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर इनसे भी ओथ होना चाहिए और ओथ तब्दील होना चाहिए। ओथ छोड़े, ओथ तब्दील होना चाहिए। ओथ में औलाद को सामने रखना चाहिए कि औलाद की कसम खिलवाएं इनसे, जो भी बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट हो मिनिस्टर से औलाद की कसम खिलवाएं। ये सियासतदान जो एक दिन में 29 बिल पास करवा रहे हैं, अल्लाह इनके दिमाग में डाले ये सिर्फ एक काम करें कि जो ब्यूरोक्रेट, उसका खानदान, उसकी बीवी, उसका भाई बच्चा मल्टीनेशनल नेशनलिटी होल्डर है, या वो नौकरी छोड़ दे या नेशनलिटी छोड़ दे। आप देखिए कैसे इस्लाह। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फरजाना तशद्दुद केस की बात करेंगे। बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई गई है, तहकीकात कहां तक पहुंची है। इसके अलावा MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरदमशुमारी के हवाले से और कराची की आबादी के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
अब भी आ रहे हैं, उनको हम शनाख्ती कार्ड बना के देंगे ताकि मुलाजमत उनको मिले और ये क्राइम रेट कम हो। उस वक्त भी हमने उनसे कहा था, और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से फिर ये कह रहा हूँ पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि नारा एक इदारा मौजूद है नॉन एलियंस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के नाम पर। ये जितने रिफ्यूजीज यहाँ पे पाए जाते हैं उन सब की वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनको कार्ड बना के दें जैसे पहले दिया जाता था। ठीक है, तो ये जाके 3.5-3 करोड़ ये कराची के पोजीशन। ठीक है, काशिफ क्या कह रहे हैं आप? अगर जान की अमान हो तो एक अर्ज करना चाह रहा हूं कि देखें कितने सादा है अमीर कि जनाब MQM को भी मर्दमशुमारी पे एतराज है, पीपल्स पार्टी को भी एतराज है, जमात इस्लामी को भी एतराज है, लेकिन नून लीग इतनी ताकतवर है कि पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी तीनों की बात मानने को तैयार नहीं है। और पीपल्स पार्टी इतनी कमजोर है मरकज में कि बेचारी सेंसस के ऊपर ना अपनी बात मनवाने को तैयार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं जी? पीपल्स पार्टी को नून का काम ही नहीं है, नून खुद कमजोर है इसके अंदर, नून की ताकत ही नहीं है सेंसस के मामले में यार। आप और मैं हमें और आपको सच बोलना चाहिए। आपकी इनकी काबीना कल फैसला करे कि मर्दमशुमारी नहीं मानते या मर्दमशुमारी पब्लिश कर दे। काबीना में कौन बैठा हुआ है? भाई आने वाली हुकूमत कर देगी, केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं कर तो देगी। ये हुकूमत भी करे ना, पीपल्स पार्टी करे ना। अगर उसको इतराज है पीपल्स पार्टी क्यों नहीं करती? पीपल्स पार्टी भी MQM की तरह कुछ ले दे के अपना मामला चलाना चाहती है ना। फिर शहबाज शरीफ क्या दे देंगे यार, क्या दे देंगे? सर वजीर आज़म है, मुल्क के वजीर आज़म है, आने वाली हुकूमत के इख्तियार में मुल्क के वजीर आज़म है, मुल्क के वजीर आज़म है, जमहूरी वजीर आज़म है। आने वाली हुकूमत के वो एक नाअहल हुकूमत को फारग करके अंदर आए और उन्होंने हुकूमत बनाई। अब अगर उनसे जरदारी साहब बात नहीं मनवा पा रहे हैं तो इसका मतलब कि शहबाज शरीफ तो बहुत ताकतवर हो गए भाई। बिल्कुल ठीक है। और इस सारी बहस में खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ये कह दिया गया है कि अगर मजबूर किया गया तो अवामी जद्दोजहद करेंगे। मैं आप तमाम तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। काशी बहुत शुक्रिया, मुनव्वर आपका बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ खान फरहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते हैं, लेकिन आधी मर्दमशुमारी के साथ इंतखाबात नहीं हो सकते हैं, ये MQM की जानिब से वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।